साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। वर्षों से अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां मुहैया कराते हैं, लेकिन आज के कोरोना काल के संकट दौर में भी हमारे खेतीहर मजदूर और हमारे किसान भाई बहन हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक जो खाना है, जो भोजन है, वो समय से पहले पहुंच सके। इसलिए कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां समय से पहले आप तक पहुंचा सकें, जिससे कि खेती में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीरे का तड़का हमारी थाली को और भी ज़्यादा जायकेदार बना देता है और आज के इस समय में जीरे की गिनती महंगे मसालों में की जाती है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज भी जीरे की खेती पारंपरिक किस्मों के साथ कर रहे हैं, जिसमें रोगों और कीटों के लगने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो वहीं दूसरी ओर हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जीरे की ऐसी किस्में निकाली हैं जो कि जल्दी परिपक्व हो जाती हैं और रोगों और कीटों का प्रकोप भी उनमें न के बराबर होता है। तो आइए कौन सी है जीरे की वो किस्में, बताते हैं आपको हमारे इस सेगमेंट में। हमारे देश में जीरा मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में उगाया जाता है। गुजरात के ही ऊंझा में इसकी सबसे बड़ी मंडी है। अभी ज्यादातर किसान जीरे की पुरानी किस्म GC4 की खेती करते आ रहे हैं। इसमें बुआई के 70 दिनों के बाद फूल आते हैं और पकने में 130 से 140 दिन का समय लगता है। साथ ही इसमें कई तरह के रोग और कीट भी लगने का भी खतरा बना रहता है। इसी बात को देखते हुए राजस्थान के जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने CJDC 94 नाम की नई किस्म तैयार की है। ये किस्म आम बीमारियों और कीटों से सुरक्षित है और सिर्फ 40 दिनों के बाद फूल देने लगती है। साथ ही 90 से 100 दिनों में कटाई के लिए तैयार भी हो जाती है। इस प्रजाति को विकसित करने में करीब 3 साल का वक्त लगा है। जीरे की पुरानी किस्म में फरवरी के आखिर में माहू यानी एफिड कीट लगने का खतरा रहता है, लेकिन नई किस्म में चूंकि फरवरी के अंत तक फल लगना शुरू हो जाता है, इसलिए माहू की समस्या नहीं आ पाती। वैसे मसालों के मामले में भारत का जवाब नहीं। यहाँ के मसालों की खुशबू दुनिया भर के भोजन में महसूस की जा सकती है। इनमें भी जीरा उत्पादन के मामले में हमारा देश नंबर 1 है। पूरी दुनिया का करीब 70% जीरा अकेले भारत में पैदा होता है। भारत में भी राजस्थान का पहला और गुजरात का दूसरा नंबर है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि जीरा इन्हीं 2 राज्यों में होता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुल पैदावार में राजस्थान का हिस्सा 55.95% और गुजरात का 43.97% है। इस तरह बाकी सभी राज्यों को मिलाकर सिर्फ 0.08% ही जीरे की पैदावार होती है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीरे के निर्यात में करीब 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2019-20 के दौरान ये आंकड़ा 2,14,000 टन था। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं
कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी आपको देते हैं। जुलाई माह में किस तरह से आप कर सकते हैं मिर्च की खेती, आइए बताते हैं आपको कार्यक्रम के इस भाग में। जुलाई माह में किसान भाई मिर्ची की खेती कर सकते हैं। मिर्च हल्की से भारी हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अच्छे विकास के लिए हल्की उपजाऊ और पानी के अच्छे निकास वाली जमीन जिसमें नमी हो, इसके लिए अनुकूल होती है। हल्की जमीनें भारी जमीनों के मुकाबले अच्छी क्वालिटी की पैदावार देती हैं। मिर्च के अच्छे विकास के लिए जमीन की पीएच 6 से 7 अनुकूल है। मिर्च के लिए पौधशाला का चुनाव ऐसी जगह करें जहां धूप पर्याप्त मात्रा में आती हो। जरूरत के हिसाब से पौधशाला में फव्वारे से पानी देते रहना चाहिए। हरी मिर्च के लिए तोड़ाई फल लगने के करीब 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही सफल किसान और साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिक बलदेव सिंह ढिल्लों से, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अविश्वसनीय कार्य किया है और प्लांट ब्रीडिंग में अपना योगदान दिया है। कृषि के क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 1947 में पंजाब के अमृतसर के गांव दबुर्जी में जन्मे बलदेव सिंह ढिल्लों एक किसान और कृषि वैज्ञानिक हैं। इनकी उम्र 72 वर्ष है। बलदेव सिंह ढिल्लों ने खालसा कॉलेज अमृतसर से कृषि में बीएससी और एमएससी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने 350 शोध प्रकाशन और कई किताबें प्रकाशित की हैं। वर्तमान में भारत में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में अनुसंधान निदेशक के रूप में काम किया है। इन्होंने वर्ष 1976 से 78 में और 2007 से 11 तक
जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में काम किया है। साथ ही वर्ष 1989 में मक्का ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय में काम किया है। बलदेव सिंह ढिल्लो जुलाई 2011 से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। उनके गतिशील नेतृत्व के तहत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कई प्रशंसा अर्जित की है। वर्ष 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में रैंक की गई। साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2017 द्वारा पंजाब में प्रथम और भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बलदेव सिंह ढिल्लो के लगातार मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा के कारण उत्कृष्ट फसल किस्मों और उनके उत्पादन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। नतीजतन उनके राज्य ने 2017-18 के दौरान धान और गेहूं की उच्चतम उत्पादकता हासिल की। इनके कार्यकाल में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए कम बायोमास वाले धान की उच्च उपज वाली किस्में अब किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय हैं, जो पानी और कीटनाशक की बचत में सहायक हैं। साथ ही ये धान के पुआल प्रबंधन में भी सहायक हैं। बलदेव सिंह ढिल्लो ने पोषण सुरक्षा, विविधीकरण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जैव उर्वरक गेहूं, बीटी कॉटन और कम बीज वाली किनोवा और वनस्पति संकर किस्मों के विकास में देश का नेतृत्व किया। बलदेव सिंह ढिल्लो ने धान के पुआल प्रबंधन, कीटनाशकों के छिड़काव और उपज को सुखाने के लिए नई कृषि मशीनों और उपकरणों का विकास किया है। इन्होंने संयुक्त अंतर्राज्य अभियान का नेतृत्व किया, जिसने कपास में सफलतापूर्वक सफेद मक्खी का प्रबंधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप बम्पर फसल 756 और 750 किलोग्राम की उत्पादकता हुई। इसके अलावा बलदेव सिंह ढिल्लो ने 2018 के दौरान धान के पुआल को जलाने के खिलाफ अभियान का कड़ा नेतृत्व किया। अपनी लगन और कड़ी मेहनत से इन्होंने देश विदेशों में कृषि के नए आयाम बनाए और कृषि के क्षेत्र में कई सारी नई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जो देश के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। इनकी जीवनी भविष्य में आने वाले नए युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर प्रगतिशील किसान भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे यहाँ फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है। चाहे तेज़ धूप हो, बारिश हो, ओलावृष्टि हो या फिर बाढ़ जैसी संभावनाएं सामने आ खड़े हो, हमारी फसलों को किसी न किसी तरह का नुकसान देखना ही पड़ता है और इससे हमारे जो किसान हैं उनको भी काफ़ी आर्थिक हानि होती है। इसी सब संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। ये एकमात्र ऐसी फसल बीमा योजना है जो कि फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। तो क्या है फसल बीमा योजना और किसान कैसे उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मकसद था आसान प्रीमियम दर पर अलग अलग तरह के जोखिमों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा,
मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोठ और मूंगफली जैसी फसलों का बीमा किया जा सकता है। अगर आप अपनी किसी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक पंजीकरण जरूर करा लें। बीमा कराने के लिए आपका भूस्वामी होना जरूरी नहीं है। पट्टेदार और जोतदार सहित सभी किसान इसके पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक जाकर भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है। शुरुआत में खड़ी फसल ही बीमा योजना में शामिल थी, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। बीमा कराने के लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई के लिए भी आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी आप बीमा भुगतान के हकदार होंगे। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। शुरुआत से लेकर अब तक 25 करोड़ 18 लाख हेक्टेयर फसलों के लिए 28 करोड़ 99 लाख से अधिक किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया। किसानों की ओर से 21,510 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा हुए, जबकि सरकार पर 1,37,865 करोड़ का भार पड़ा। शुरू से लेकर अब तक 8 करोड़ 33,30,000 किसानों को 97,723 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। दावा भुगतान की दर करीब 90% रही है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित ली कुछ खास जानकारियां, लेकिन अगर आप इस योजना के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट pmfby.gov.in पर आप जा सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि फसल बीमा का जो ऐप है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वर्तमान सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना, और इसके लिए कई तरह की योजनाएं भी सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में हमारी दूरदर्शन किसान की टीम मथुरा गई और वहां पर जाना किस तरह से जो किसान है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 से 7 जुलाई फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं कि जितने स्टेक होल्डर है, चाहे बीमा कंपनी हो, बैंक हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो या फिर जो आत्मा के फंक्शनरी हो, सभी किसान के बीच में जाएं और सभी किसान के बीच में योजना के बारे में बताएं, उनके बेनिफिट के बारे में बताएं, और जो भी चीज़ें उनसे रह गई ग्रीवांसेस वगैरह हैं उनको भी ले और उनको समझाएं कि आखिर बीमा योजना क्यों ज़रूरी है। छोटा सा बीमा का मतलब होता है कि छोटा सा प्रीमियम हम दें और बड़ा सा जोखिम को हम कवर करें। तो फसल बीमा योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके यही उनकी मंशा रही है, जिसमें हम लोग छोटा सा योगदान आपसे लेते हैं, बाकी सारा जो है भारत सरकार और राज्य सरकार प्रीमियम वहन करती है। चूँकि आप जानते होंगे कृषि जो है वो बहुत ही जोखिम भरा क्षेत्र है। हर एक 7 साल में एक बड़ा जोखिम आता है, जिसमें पूरी फसल या ज़्यादा से ज़्यादा फसल नुकसान होने की संभावना रहती है। इसी संभावना में क्या होता है कि उनका आय जो निश्चित होता है, उन लोग अपना सोच के रखते हैं कि ये उपज होगा तो मैं शादी करूँगा, बच्चे को पढ़ाऊँगा, अदर हो, है ना, हाँ, जीवन यापन में जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई रुकावट ना हो, इसलिए फसल बीमा योजना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये भारत सरकार ने इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हर एक किसान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को इसमें लाते हैं। इसमें बहुत किसान भाई को रहता है कि भाई जो पूरी फसल हमारी नहीं आए, लेकिन उसमें ये चीज़ें रहती है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जोखिम जो है जिस फसल में है वो राज्य सरकार चिन्हित करती है और उसको समायोजित करती है। इसमें एक जो सबसे प्रमुख बिंदु है कि समस्याएं तो बहुत आती हैं, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं,
इस योजना में प्रावधान भी है कि आप उस समस्याओं को उचित समय पे उचित फोरम पे उठाएं तो उसका सही समय पर निराकरण हो पाएगा। उसके लिए योजना के प्रावधानों के तहत, जैसा पहले भी चर्चा हुआ है, ब्लॉक स्तर पे है, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे एवं भारत सरकार के स्तर पे भी ये इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए तंत्र विकसित किया गया है। और एक जो कंपनी वहाँ काम करती है उसका एक टोल फ्री नंबर भी आपके साथ इस पैम्पलेट में दिया गया होगा, टोल फ्री नंबर, उस पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारत सरकार का पोर्टल है pmy.gov.in, इस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और चाहें तो आप मेल के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो हमारे सहायक आयुक्त महोदय हैं, उनको डायरेक्टली चिट्ठी लिखिए। आप अगर हमारी कंपनी संबंधित है, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए समस्याएं तो हम लोग खड़ी होने देते कम ही हैं, लेकिन फिर भी चूँकि इतना बड़ा काम है, समस्याएं तो लगी रहती है। तो आप हमारे ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे संपर्क करिए, जिला रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे संपर्क कीजिए, हमारा क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। सभी का नंबर जो है सूचना तंत्र में मौजूद है। सर मैंने बीमा कराया ही नहीं था, अब बीमा कराऊंगा मैं। कैसे आपको लगता है कि आपको कराना जरूरी है? हाँ अब कराएंगे, क्योंकि वो बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसल गल जाती है, कुछ मिल नहीं पाता। हमने बीमा कभी कराया नहीं, अब कराएंगे। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ये योजना चलाई है, बहुत ही लाभकारी योजना है। इससे मुझे अब तक कम से कम 8-10 लाख का फ़ायदा मिल चुका है। और हमारे गांव में भी मेरे ख्याल से हर साल 70-80 लाख के आसपास मिलता रहता है गांव में। नहीं, ये बहुत अच्छा है। अगर किसान का नुकसान होता है तो उसमें उसकी भरपाई होती है, बहुत अच्छी बात है। किसान बीमा जरूर कराना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से हमारे जो भी छोटे बड़े किसान हैं उनके लिए अगर कोई आपदा आती है, उसमें फसल में कोई क्षति होती है तो उस बीमा से उनकी भरपाई हो जाती है। तो इसलिए मैं तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस बीमा योजना का लाभ उठाएं और इसको कराएं। अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब मोबाइल में आसानी से आप कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए हम आज आपको जानकारी देंगे एक ऐप के बारे में जिसका नाम है PM किसान मोबाइल ऐप। कैसे आपने इसे डाउनलोड करना है, आइए जानते हैं। देश भर में किसानों तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। PM किसान ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। PM किसान ऐप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित एप्लीकेशन है। किसान मोबाइल ऐप को कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की। सरकार द्वारा PM किसान ऐप के तहत कृषि योजनाओं की जानकारियां और लाभार्थियों तक उसकी पहुंच के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस ऐप में योजना के लिए अनिवार्य स्वपंजीकरण, भुगतान की स्थिति की जांच और आधार के अनुसार नाम में सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में किसान भाइयों बहनों अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ट्विटर अपडेट्स, जिसमें हाल ही के अंदर केंद्र कृषि किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जैविक खेती को लेकर दी हैं कुछ विशेष जानकारियां। चलिए डालते हैं नजर। देश भर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं। अपनी जैविक फसलों का प्रमाणीकरण करवाकर मालेर कोटला के गांव माहौली कला पंजाब के किसान गुरवीर सिंह ने अपनी आमदनी को तो बढ़ाया ही है, साथ ही और किसानों को भी कर रहे हैं प्रेरित। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन टाइप करके हमारे पहले का कार्यक्रम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्यक्रम के लिए अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।